Hello students, my name is Seema Gupta, lecturer economics, GGIC होशियारपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उदासीनता वक्र और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उदासीनता वक्र की परिभाषा। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न साम्य को दर्शाने वाला वक्र जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उदासीनता वक्र कहलाता है। इसे तटस्थता वक्र भी कहते हैं। बच्चों, उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। अर्थात जो भी बिंदु उदासीनता वक्र पर होंगे वे उपभोक्ता के समान संतुष्टि स्तर को दर्शाएंगे। जैसा कि पहले हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो बिंदुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता दिए गए रिसोर्सेज की सहायता से उत्पादित कर सकता है। उसी प्रकार उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से संतुष्टि प्राप्त करने के लिए खरीद सकता है या जिनका उपभोग उपभोक्ता समान संतुष्टि स्तर प्राप्त करने के लिए कर सकता है। तो चलिए उदासीनता वक्र को एक तालिका के द्वारा समझते हैं। इस तालिका में दो वस्तुओं के 5 संयोगों A, B, C और D और E को दर्शाया गया है, जैसा कि आप पहले कॉलम में देख सकते हैं। यहाँ पर दो वस्तु X वस्तु और Y वस्तु दी गई है। बच्चों, इसे समझने के लिए हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता बाजार से दो वस्तुएं X और Y खरीदने के लिए गया है। X वस्तु सपोज चाय है और Y वस्तु हम अज्यूम कर लेते हैं कि बिस्किट है। उपभोक्ता यदि एक चाय बाजार से खरीदता है तो उसके साथ 20 बिस्किट खरीदने से उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। अब अगर वह एक और चाय पीना चाहता है तो आय तो उसके पास लिमिटेड है, इसीलिए समान संतुष्टि स्तर पर रहने के लिए उसको कुछ बिस्किट्स का त्याग करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले 20 बिस्किट थे, अब दूसरी चाय के साथ केवल 12 बिस्किट उसने खरीदे। अब अगर उपभोक्ता एक और चाय पीना चाहता है तो उसे कुछ और बिस्किट्स का त्याग करना होगा। जैसा यहाँ तालिका में दिखाया गया है कि अब बिस्किट की संख्या घटकर 8 हो गई। अब अगर उपभोक्ता एक और अतिरिक्त चाय यानी चौथी चाय अगर पीना चाहता है तो उसको कुछ और बिस्किट्स का त्याग करना होगा। तो अब यहाँ पर बिस्किट्स की संख्या घटकर 6 रह गई है, यानी उसने यहाँ पर 2 बिस्किट्स का त्याग किया। अब अगर एक और चाय उपभोक्ता पीना चाहता है तो उसको बिस्किट्स की कुछ और मात्रा का त्याग करना होगा। यहाँ पर बिस्किट्स की संख्या अब घटकर 6 से 5 रह गई है। अतः हम देख सकते हैं कि यदि एक वस्तु का अतिरिक्त उपभोग उपभोक्ता करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग धीरे धीरे करना होगा यदि उसे समान संतुष्टि स्तर पर बने रहना है। यही उदासीनता वक्र दर्शाता है। अब उदासीनता वक्र की विशेषताएं। बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी उदासीनता वक्र की यह होती है कि इसका ढाल ऋणात्मक होता है, क्योंकि यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी होगी, तभी उपभोक्ता समान संतुष्टि स्तर पर रहेगा। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि इन डिफरेंस कर्व बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ है। इस पर ये जो दो बिंदु हैं ए और बी, ये दोनों ही यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ता इन दोनों बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त करता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। बिंदु ए पर वस्तु x की मात्रा 2 यूनिट और वस्तु y की मात्रा 20 यूनिट है। तो यहाँ पर 2 वस्तु x और 20 वस्तु y खरीदने से उपभोक्ता को एक संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। अब यदि वह x वस्तु की मात्रा अपने उपभोग में बढ़ाना चाहता है तो उसे y वस्तु की मात्रा कम करनी होगी, तभी उसका संतुष्टि स्तर समान रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि उपभोक्ता ने एक्स वस्तु की 2 से बढ़ाकर 5 यूनिट खरीदी, तो उसे वाई वस्तु की 20 यूनिट से घटाकर 10 यूनिट करनी पड़ी, तभी उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो समान रहा। अतः हम कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र पर जितने भी बिंदु होते हैं, वो सभी उपभोक्ता के समान संतुष्टि स्तर को दर्शाते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में 3 उदासीनता वक्र IC1, IC2 और IC3 दिए गए हैं। पहला उदासीनता वक्र एक संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। अगर सपोज उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो वह एक्स और वाई वस्तु दोनों की मात्रा को ही ज्यादा खरीद पाएगा, तो उसका संतुष्टि स्तर बढ़ जाएगा और उदासीनता वक्र आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि हम IC2 कर्व के द्वारा देख सकते हैं। अब यदि उपभोक्ता की आय और अधिक बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता एक्स और वाई वस्तु का सेवन और अधिक कर सकता है, अतः उदासीनता वक्र और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा IC3 कर्व बन जाएगा, जो उपभोक्ता के अधिक संतुष्टि स्तर को दिखाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि अगर उदासीनता वक्र दाईं तरफ आगे की तरफ शिफ्ट करता है, तो वह अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। एक उदासीनता मानचित्र पर कई उदासीनता वक्र होते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक उदासीनता मानचित्र दिखाया गया है, जिस पर 3 इंडिफरेंस कर्व या उदासीनता कर्व IC1, IC2 और IC3 दर्शाए गए हैं। तीनों कर्व ऊपर से नीचे की तरफ झुकते हुए हैं, लेकिन तीनों की ही शेप अलग है। तो शेप चाहे जो भी हो, लेकिन उदासीनता कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ झुकते हुए होते हैं और आगे की तरफ वाले जो उदासीनता कर्व है, वो अधिक संतुष्टि कर्व को दर्शाते हैं। इस प्रकार एक उदासीनता मानचित्र पर हम कई प्रकार के उदासीनता वक्र को देख सकते हैं। एक और बहुत मुख्य विशेषता उदासीनता कर्व की यह होती है कि उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। इसका अर्थ यह है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु से कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से उन्नतोदर। इसकी शेप इस तरह की होती है। आपने पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ा था कि उसकी शेप जो थी वो मूल बिंदु से नतोदर यानी इस तरह से थी, जिसका ऊपर की तरफ इस तरह निकला हुआ भाग था और नीचे की तरफ से वह कॉनकेव टू दी ओरिजिन था। लेकिन उदासीनता वक्र कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, यानी मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। इसे हम एक तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वही दोनों वस्तु चाय और बिस्किट की मात्राओं को दर्शाया गया है और उनके विभिन्न कॉम्बिनेशंस को A, B, C, D और E की सहायता से प्रदर्शित किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम चाय की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, बिस्किट की मात्रा कम होती जा रही है। लेकिन पहले उपभोक्ता ने एक चाय बढ़ाने के लिए 8 बिस्किट का त्याग किया। इसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, यानी अगर हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करते हैं, तो इसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। अब यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर 1:8 है, जो यह प्रदर्शित करती है कि एक चाय बढ़ाने के लिए 8 बिस्किट का त्याग उपभोक्ता ने किया। अब तीसरी चाय पीने के लिए उपभोक्ता ने केवल 4 बिस्किट का त्याग किया, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर 1:4 होगी, यानी एक चाय के लिए 4 बिस्किट का त्याग करना। अब एक और चाय पीने के लिए उपभोक्ता ने केवल 2 बिस्किट का त्याग किया, जो यहाँ 1:2 के द्वारा दर्शाया गया है। मतलब सीमांत प्रतिस्थापन की दर 1:2 है। एक चाय के लिए केवल 2 बिस्किट्स का त्याग किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5वीं चाय के लिए उपभोक्ता ने केवल एक ही बिस्किट का त्याग किया, तो यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन की दर 1:1 होगी। मतलब एक अतिरिक्त चाय का उपभोग करने के लिए केवल एक ही बिस्किट का उपभोक्ता ने त्याग किया। अतः हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर लगातार कम होती जा रही है। वह पहले 8 बिस्किट थी, फिर 4 हुई,
फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। बच्चों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी एक वस्तु की मात्रा का उपभोग बढ़ाते जाते हैं, तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है, वो भी हमारी बढ़ती जाती है, यानी उसकी उपयोगिता हमारे लिए कम होती जा रही है। अतः हम और जो दूसरी वस्तु जिसका उपयोग हम कम करते जा रहे हैं, उसकी उपयोगिता हमारे लिए बढ़ती जा रही है। इसीलिए अब हम X वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को खरीदने के लिए Y वस्तु की कम से कम इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि चाय पी कर हम बहुत ज़्यादा संतुष्टि हमें मिल चुकी है, इसीलिए अब हम बिस्किट की कम इकाइयों को त्यागेंगे अतिरिक्त चाय को पीने के लिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह दर्शाया गया है कि उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। यहाँ पर उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। इस प्रकार की शेप कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक उदासीनता वक्र पर पाए जाने वाले सभी बिंदु समान संतुष्टि लेवल को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अतः निम्न प्रकार के उदासीनता वक्र नहीं हो सकते। यहाँ आप पहले चित्र में देख सकते हैं कि उदासीनता वक्र y एक्सिस के पैरेलल दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि हम x वस्तु की मात्रा को स्थिर रखते हुए y वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे। यानी चाय की मात्रा तो हम स्थिर रखेंगे, लेकिन बिस्किट की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे, तो हमें उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि बढ़ती जाएगी। यानी इन डिफरेंस कर्व पर जितने भी बिंदु होंगे, जब यह ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो एक समान संतुष्टि स्तर को नहीं, बल्कि बढ़ती हुई संतुष्टि को प्रदर्शित करेंगे। अतः इस प्रकार की शेप इन डिफरेंस कर्व की नहीं हो सकती। दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाया गया है। इस प्रकार की शेप भी इंडिफरेंस कर्व की नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह की शेप का अर्थ है कि y वस्तु को स्थिर रखते हुए x वस्तु की मात्रा को उपभोक्ता बढ़ाता जा रहा है। यानी बिस्किट की मात्रा तो स्थिर है, लेकिन चाय की मात्रा को उपभोक्ता बढ़ाता जा रहा है। इससे क्या होगा कि चाय से प्राप्त होने वाली संतुष्टि बढ़ती जाएगी। अतः इस उदासीनता वक्र पर जितने भी बिंदु होंगे, वो एक संतुष्टि समान संतुष्टि स्तर को प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि इन डिफरेंस कर्व की जो शेप है, वो ऊपर की तरफ 45 डिग्री के एंगल पर दिखाई गई है। इसका मतलब है कि एक वस्तु की मात्रा को अगर हम बढ़ाएंगे, तो दूसरी वस्तु की मात्रा को भी उपभोक्ता बढ़ा रहा है। यहाँ पर दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर दोनों वस्तु हम ज्यादा खरीदते जाएंगे, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि भी अधिक होती जाएगी। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की इस तरह की शेप नहीं हो सकती। उदासीनता वक्र के अपवाद। अपवाद मतलब उदासीनता वक्र के कुछ अपवाद भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ वस्तुओं के केस में उदासीनता वक्र की शेप ऊपर से नीचे की तरफ घटती हुई नहीं होती, बल्कि इस तरह की होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि उदासीनता वक्र की शेप ऊपर से नीचे की तरफ घट रही है, लेकिन जो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है, वो लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इस इनडिफरेंस कर्व की शेप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरह है, जिसमें एक वस्तु को अगर हम एक वस्तु की मात्रा ज्यादा करना चाहते हैं, तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना होगा। लेकिन दूसरी वस्तु की मात्रा जो हम कम करेंगे, वो उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती जाएगी। ये दूसरे कर्व में आप देख सकते हैं कि पूर्ण पूरक वस्तुओं के केस में इंडिफरेंस कर्व की शेप दिखाई गई है। पूर्ण पूरक वस्तुएं मतलब जो एक दूसरे की पूरक होती हैं, जैसे पेट्रोल और कार। अगर हम कारों की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, तो हमें पेट्रोल की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाकर और दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाकर हमारा जो अ, हमारी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की शेप एल शेप में दी हुई है।
क्योंकि इन वस्तुओं के केस में केवल एक ही कॉम्बिनेशन जिस पर ये दोनों कर्व आपस में मिलते हैं, केवल ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पर आपने एक पैर का जूता और वाई एक्सिस पर आपने दूसरी पैर का जूता दिखाया हुआ है। अगर एक पैर का जूते की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे और दूसरे पैर के जूते की मात्रा हम कम करते जाएंगे, तो क्या हमारा समस्या का कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। इनका केवल एक ही सॉल्यूशन, एक ही संयोग हो सकता है, एक पैर के जूते के साथ दूसरे पैर का जूता। अगर हम एक वस्तु की मात्रा तो बढ़ाते जाएंगे लेकिन दूसरी वस्तु की मात्रा कम करते जाएंगे, तो पूर्ण पूरक वस्तुओं के केस में केवल एक ही संयोग से उपभोक्ता को संतुष्टि मिलेगी। अतः इसकी कर्व एल शेप होगी। तीसरा प्रकार का जो डायग्राम आपको दिखाया गया है वो स्थानापन्न वस्तुओं के केस में दिखाया गया है। स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं जो एक दूसरे जो जिसे हम एक के बदले दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी। अगर हम एक दिन में 4 चाय और 4 कॉफी पीते हैं, तो हमें एक चाय अगर हम कम करेंगे तो एक ही कॉफी की मात्रा को हमें बढ़ाना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 2 चाय कम कर दी और केवल 1 कॉफी पी। मतलब जो वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न होती हैं, सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, उनके केस में इंडिफरेंस कर्व की शेप कुछ इस तरह होती है। मतलब एक वस्तु की जितनी मात्रा को हम बढ़ाएंगे, दूसरी वस्तु की एग्जैक्ट उतनी ही मात्रा को हमें कम करना होगा। और इसके जितने भी संयोग बनेंगे वो ऐसे ही होंगे। एक वस्तु की जितनी मात्रा हम बढ़ाएंगे, दूसरी वस्तु की उतनी ही मात्रा को कम करना होगा। अतः इसकी शेप स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आती हुई होगी।